वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में देखेंगे। इसमें हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे हम पार्ट 2 जो है सेंट्रल बैंक का, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहली स्लाइड उसमें आ रही है सेंट्रल बैंक के बारे में। देयर एग्जिस्ट सेंट्रल बैंक इन ऑल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि दुनिया में हर कंट्री में, हर एक देश में सेंट्रल बैंक आई हुई है। ये मैनेज करती है, एवेल्यूट करती है, रेगुलेट करती है बैंकिंग एक्टिविटी को पूरे देश में। और इसके एक डेफिनेशन जो है वो आरपी कैंटी ने यहाँ पे बताई थी कि सेंट्रल बैंक जो है क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है जो चार्ज करती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है, वो मैनेज भी करती है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन भी करती है मनी का, कि जितना वॉल्यूम रहेगा मनी का उसके हिसाब से, और जनरल पब्लिक के वेलफेयर के इंटरेस्ट के हिसाब से वो वर्क करती है। सेंट्रल बैंक जो है वो मॉनेटरी और फाइनेंशियल एडवाइस भी जो है एंड सजेशन भी है गवर्नमेंट को दे सकती है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक जो इंडिया की उसको ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। रिजर्व बैंक का जो एक्ट है, इंडिया एक्ट ऑफ 1934, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इस्टेब्लिश हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और प्राइवेट में उसको जो है पहले कैपिटल मिला था 5 करोड़ का। फिर आरबीआई जो है वो नेशनलाइज हुई थी 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई जो है वो एक एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया के रूप में मानी जाती है, मतलब कि सबसे शीर्ष स्थान पर ये बैंक आई हुई है, जो सुपरवाइज करती है, रेगुलेट करती है, पूरे बैंकिंग सेक्टर जो इंडिया का बना हुआ है उसको वो देखती है, और फॉर्मुलेट भी करती है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। मतलब जो भी मॉनेटरी पॉलिसी जो इंडिया में बनती है उसको, उसका फॉर्मूला मतलब कि उसका नियम जो है, उसके लॉ जो है, उसके रूल्स जो है, रेगुलेशन जो है वो बनाती है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसमें पहला फंक्शन उसका जो है मॉनेटरी फंक्शन है, मतलब कि मॉनेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी रिजर्व बैंक की। तो पहला है उसमें है करेंसी इश्यू। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके पास सभी राइट जो उसको मिले हुए हैं, सोल राइट जिसको बोलते हैं, कि वो 2 रुपये की नोट से लेके 2000, 5000, 1000, 10,000 तक की नोट जो है निकाल सकती है, उसके पास ये राइट मिला हुआ है। दूसरा उसका जो है फंक्शन है बैंकर टू द गवर्नमेंट, मतलब कि आरबीआई एक बैंकर है, एक एडवाइज़र है, एक एजेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट की और सभी गवर्नमेंट की, स्टेट की भी। और ये गवर्नमेंट बॉन्ड को, गवर्नमेंट के अकाउंट को, करेंसी कॉइन और जो 1 रुपये की नोट होती है सबको मैनेज करती है, और गवर्नमेंट को अगर लोन की ज़रूरत पड़ती है तो लोन भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है तीसरा फंक्शन है बैंकर्स ऑफ बैंक है एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। आरबीआई एक बैंकर है, एक रेगुलेटर है, और शेड्यूल बैंक जितने भी कंट्री की है उसकी रेगुलेटर भी वही करती है। ये कैश रिजर्व जो है बैंक का वो रखती है, वो डायरेक्शन जो है क्रेडिट एज वेल एज द डायरेक्ट द क्रेडिट पॉलिसी, जो क्रेडिट पॉलिसी जो डिटरमाइन करनी होती है। क्रेडिट पॉलिसी का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि क्रेडिट पॉलिसी क्या होता है। मतलब कि जब हम बैंक में जाते हैं तो हम बैंक में जो अकाउंट ओपन करवाते हैं तो कितने पैसे डालने हैं, मिनिमम कितना बैलेंस रखना है, जब हम उसको हमारा अकाउंट जब क्लोज कराएंगे तब क्या उसकी पॉलिसी होगी। ओके, बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा ऑल बैंक का, और सब कुछ जो डिटरमाइन करने का काम करती है वो आरबीआई है। फिर है 4th पॉइंट कंट्रोल क्रेडिट। आरबीआई जो है वो क्रेडिट क्रिएशन जो है, मनी सप्लाई है, उस प्रोसेस को कंट्रोल करती है, और इकोनॉमी में उसके साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसमें भी हेल्प करती है। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जब किसी भी मॉनेटरी रीजन में हमें मनी का सप्लाई बढ़ाना होता है तो उसको बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। और मनी का सप्लाई बढ़ने का जो तरीका होता है, जो टूल्स होते हैं, जैसे कि कोई मनी जो बैंक में लेके जाता है वो थ्रू कार से हो गया, कोई ट्रेन से लेके जा रहा है, कोई प्लेन से पहुंचा रहा है, तो ये अलग अलग तरीके हैं मनी सप्लाई करने के इकोनॉमी के अंदर। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आरबीआई जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है कि जो वैल्यू ऑफ रुपी जो है वो 20 एक जो फ्रेंच मतलब कि यूरोपियन वर्ड है उसमें उसका मतलब होता है रिलेटेड में, यहाँ पे उसका ट्रांसलेशन लिखा हुआ है। और विथ अदर करेंसी, मतलब कि आरबीआई जो है और रुपीज़ का दूसरे कॉइन या तो मनी के साथ, दूसरे कंट्री के मनी के साथ जो रिलेशन है वो मेंटेन करती है। उसकी जो बजट जो है, मतलब कि डेली मार्केट में जो है उसके दाम बढ़ते रहते हैं, कम होते रहते हैं, और उसी के साथ उसका जो फिक्स एक्सचेंज रेट जो होना चाहिए दूसरे कंट्री के साथ इंडिया का, वो भी देखती रहती है। मतलब कि रुपये का डॉलर के साथ क्या रिलेशन है वो देखने का काम भी वही करती है। तो यहाँ पे पॉइंट जो है वेरीफाई होता है कि कस्टोडियन मतलब कि एक देखभाल करने वाली चीज़ बन जाती है आरबीआई। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, मतलब इंडिया का जो डॉलर का जो रिलेशन है उसको जो मेंटेन करने का काम जो है वो भी वो कर सकती है।
नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उसमें जो पार्ट बी था नॉन मॉनिटरी फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उसमें उसका क्या फंक्शन रहेगा। तो पहला उसका फंक्शन जो है रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी फंक्शन है। आरबीआई जो है वो एंटायर फाइनेंशियल और मनी मार्केट को जो है सुपरवाइज करती है। और उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो उसमें पहले तो ब्रांच का कोई एक्सपेंशन करना है, जो वर्किंग करने की मेथड क्या होनी चाहिए, शेड्यूल बैंक की टाइमिंग क्या होगी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस का वर्किंग क्या रहेगा कंपनी के साथ या कोई कोऑपरेटिव बैंक के साथ, वो सब कुछ डिसाइड करने का काम, मतलब कि रेगुलेशन करने का काम और सुपरवाइज करने का काम आरबीआई करती है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है प्रमोशनल फंक्शन। आरबीआई हमेशा ट्राई करती है कि वो बैंकिंग अवेयरनेस का जो मुद्दा होता है पीपल को अवेयरनेस करने का, और उसको हमेशा वो क्रिएट करवाती है। ब्रांच एक्सपेंशन करने के लिए हमेशा इंकरेज करती है रूरल एरिया में, और प्रमोट भी करती है कोऑपरेटिव बैंक्स को, और पीपल को इंटरेस्ट भी बढ़ाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा है बैंकिंग सेक्टर के अंदर आए, और हमेशा एफर्ट डालती है कि मोर एंड मोर पीपल जो है वो ऑर्गेनाइज मनी मार्केट में आगे बढ़े, क्योंकि इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए बैंकिंग सेक्टर को आगे आना ज़रूरी है। वही जो ट्राई कर रही है वो कौन करती है, आरबीआई करती है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट की बात होती है यहाँ पे। तो इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, ठीक है, उसमें इकोनॉमिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, रूरल और अर्बन एरियाज़ भी डिवाइड हो चुका है पूरा इंडिया। तो उसमें हम बात करते हैं तो मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म जब आएगा, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, तब ये ज़रूरी बन जाता है कि लोगों को एक यूनिटी बनी रहे और इकोनॉमिक यूनिट्स जो है हर सभी सेगमेंट में उसका बेनिफिट उठाए। ऐसे चेंजेस को ये काम भी कौन करती है, आरबीआई करती है कि उसको यूनिटी रखती है, और वो ऐसे एफर्ट्स भी डालती है जिससे इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है वो हमेशा बढ़े, अवेयरनेस जो है बैंकिंग सेक्टर का और उसका मासिस के बारे में, मतलब कि उसके इंफॉर्मेशन के बारे में जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाने। अभी जो एक आरबीआई एक योजना जो है उसको मैनेज कर रही है प्राइम मिनिस्टर की, वो कौन सी योजना है, जन धन योजना, उसको आरबीआई मैनेज करती है। आरबीआई ऑल्सो ये भी काम कर रही है कि यहाँ पे इंटरेस्ट एंड राइट ऑफ द कस्टमर जो है उसको भी प्रोटेक्ट करती है। मतलब किसी भी कस्टमर को अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, राइट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन जब होते हैं तब बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड चलता है। तो फ्रॉड ना हो, इससे बचने के लिए हमेशा गाइडलाइन जो है वो रहती है कि आपको 3 दिन के अंदर आपको बैंक में जाके बताना होगा तो आपके पैसे वापस मिल सकते हैं। ऐसी गाइडलाइन बहुत सारी जो है वो बदलती रहती है, वो आरबीआई प्रोवाइड करती है। मतलब आरबीआई जो है हर एक सिटी का जो है रूल्स एंड रेगुलेशन पूरा कंट्रोल करती है। नेक्स्ट स्लाइड में मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है। उसमें पहले तो हमें बात करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। तो जब मॉनेटरी पॉलिसी है वो रेगुलेट करती है डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी, मतलब कि इकोनॉमी के अंदर दोनों का मेंटेन करने का काम, दोनों का रेगुलेट करने का काम जो है मॉनेटरी पॉलिसी करती है। और दूसरा कि ये ज़रूरी भी है कि दोनों के बीच में जो है वो मेंटेनेंस बना रहे, क्योंकि अगर मेंटेनेंस नहीं बनेगा तो इन्फ्लेशन या तो डिफ्लेशन होगा, महंगाई बढ़ेगी, या तो बहुत ज़्यादा जो है सस्ती चीज़ें बिकने लगेगी। उन दोनों का रीज़न भी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी है। और मॉनेटरी पॉलिसी इसलिए उसको क्या बोला जाता है, एक वन ऑफ द स्टेबलाइजेशन पॉलिसी के रूप में भी ये जानी जाती है। प्रेजेंट टाइम में मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो क्रेडिट क्रिएशन करवाने के लिए ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि अभी मॉनेटरी पॉलिसी जो है हम देखते हैं कि रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, उसका भी हम इसी में स्टडी करने वाले हैं इसी चैप्टर में, लेकिन वो पार्ट 3 में हम देखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में जो आ रहा है वो मॉनेटरी पॉलिसी की 3 डेफिनेशन है जो इंपॉर्टेंट है। पहली डेफिनेशन ये बताती है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, तो वो कॉन्स्टिट्यूट मतलब रखती है स्टेप जो टेकन करती है मॉनेटरी अथॉरिटी टू ब्रिंग अबाउट द चेंज इन स्टॉक ऑफ मनी। जैसे ही कुछ मनी के स्टॉक में हमें कुछ चेंजेस लाना है तो वो मॉनेटरी अथॉरिटी जो है वो उसके लिए स्टेप जो लेगी, और दूसरा है उसके लिए मनी को जनरेशन करवाएगी और मनी का कॉस्ट भी वो डिसाइड करेगी। दूसरा यहाँ पे डेफिनेशन ये दिया हुआ है कि उसमें रेगुलेटिंग सप्लाई ऑफ मनी इन हैंड ऑफ द एपेक्स बैंक विथ पर्पज ऑफ अचीविंग द जनरल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। मतलब कि यहाँ पे एक टूल है जिसके थ्रू मनी का जो सप्लाई है वो एपेक्स बैंक के द्वारा, मतलब कि आरबीआई के द्वारा जो जनरल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए हम जो पॉलिसी अप्लाई करते हैं उस पॉलिसी को क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट स्लाइड में है उसकी तीसरी डेफिनेशन, जिसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो सबसे इजी डेफिनेशन के रूप में मानी जाती है, ठीक है, तो हम इसको लर्न करते हैं। पहले टू पॉलिसी अंडरटेकन बाय द एपेक्स बैंक फॉर द रेगुलेटिंग
supply of money in order to maintain economic stability, keeping into consideration of process of economic development and interest of the public is called monetary policy। यहाँ पे एपेक्स बैंक मतलब आरबीआई के द्वारा जो सप्लाई है मनी का उसको रेगुलेट करना है जिससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे और प्रोसेस जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का होता रहे और पब्लिक के इंटरेस्ट के हिसाब से ये काम बढ़ता रहे, उसी को ही बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये था आपका पार्ट 2। पार्ट 3 जो है वो आपको नोटिफाई किया जाएगा, व्हाट्सअप पर आपको होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा। ओके, और यहाँ पे कोई आपको डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ओके, रिवाइज इसका 2-3 बार करना क्योंकि ये थोड़ा हार्ड चैप्टर है। ओके, बैंकिंग सेक्टर का है तो आपको आगे भी काम आएगा। ओके, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।